बहुजन समाज पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और अनुपूरक बजट पास करते समय सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया। सदन की कार्यवाही के दौरान प्रदेश में हुए दंगों का मुद्दा भी गर्मजोशी से उठाया गया। सपा सरकार और अनुपूरक बजट पास कराने जा रही है जो जन विरोधी है, क्योंकि सामान्य बजट का एक भी पैसा अभी अवमुक्त नहीं किया गया। अनुपूरक बजट लाया जा रहा है जिसका कोई औचित्य नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस अनुपूरक बजट पास कराने में के पाप में शामिल नहीं होना चाहती। इसीलिए इस मुद्दे पर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी ने बहिर्गमन किया है। अनुपूरक बजट जन विरोधी है और इसीलिए हमने इसका बहिर्गमन किया है। सदन में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा के दौरान प्रमुख विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी ने फैजाबाद दंगे मामले की सीडी को सार्वजनिक करने की मांग की है। बहरहाल हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही आगामी 29 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मंगलवार का दिन भी शीतकालीन सत्र के लिए मंगलमय नहीं रहा। अव्वल तो 10 बजे बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया कि भाजपा और एनडीए के दल नियम 184 से कम में मानने वाले नहीं, और उसके बाद यूपीए कोऑर्डिनेशन की बैठक में सरकार ने भी जता दिया कि वो झुकने को तैयार नहीं। लिहाजा दोनों ही सदन लोकसभा और राज्यसभा 29 तारीख के लिए स्थगित हो गए। बीते 3 दिनों से चल रहा शीतकालीन सत्र का स्थगन का माहौल मंगलवार को भी जारी रहा। एनडीए और लेफ्ट दल नियम 184 पर बहस करने की मांग पर अड़े रहे, वहीं सरकार ने झुकने से मना कर दिया। लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल पाया और 12 बजे के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की भी कमोबेश यही हालत रही। नतीजा ये कि दोनों ही सदन 29 तारीख के लिए स्थगित हो गए। लचीला रुख दिखा तो महज ममता और मुलायम का। समाजवादी पार्टी ने साफ किया कि अध्यक्ष का जो भी फैसला एफडीआई के निवेश पर बहस को लेकर आएगा उन्हें मंजूर होगा, और ममता ने भी नियम 184 की जिद छोड़ दी। रिटेल सेक्टर में विदेशी निवेश के अलावा भी सभी पार्टियों की अपनी प्राथमिकताएं हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि पदोन्नति में आरक्षण का बिल अटक जाए, जबकि बसपा उसे पास कराना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि भूमि अधिग्रहण का कानून बन जाए, जबकि टीएमसी की कोशिश है कि अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिर जाए। काश किसी पार्टी की प्राथमिकता सदन चलाने की भी होती, लेकिन नई दिल्ली और इस शीतल पानी के शीतकालीन सत्र से दूर कहीं हाशिए पे खड़ा आम आदमी वोटर जरूर सोचता होगा कि सदन संवाद के लिए है या स्थगन के लिए। संसद के बाहर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर संसद को सुचारू रूप से चलाने की बात कही। उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार को शिकायत भरे लहजे में यह भी कहा कि संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, न कि बीएसपी की। हमारी पार्टी ने जब ये शीतकालीन सत्र हुआ तो लगातार 2 दिन इस मुद्दे को उठाया कि SC ST का प्रमोशन में रिजर्वेशन से जो संबंधित अमेंडमेंट विधेयक है, तो सारे काम बाद में आए, पहले इसको आप बिजनेस में ले। तो जब तक उन्होंने बिजनेस में नहीं लिया तो तब तक हम लोग हाउस के अंदर एजिटेशन करते रहे। उन्होंने फिर इसको बिजनेस में ले लिया। अब जब बिजनेस में ले लिया है तो हमें क्यों एजिटेशन करना है। अब ये हाउस जो है सुचारू रूप से चलना चाहिए, तो तभी ये विधेयक पास हो पाएगा। तो ये जिम्मेवारी बीएसपी की नहीं है, ये जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है कि हाउस सुचारू रूप से चले, तभी अमेंडमेंट विधेयक आएगा। पॉन्टी चड्डा मर्डर केस में आज दिल्ली पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस की टीम और फॉरेंसिक टीम आज उसी फार्म हाउस पे पहुंची जहां पॉन्टी चड्डा और हरदीप के बीच गोली चली थी। फॉरेंसिक टीम दिल्ली के उस फार्म हाउस पर पहुंची जहां गोलियां चली थी। पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम के साथ नामधारी का PSO भी था। 17 नवंबर को पॉन्टी के फार्म हाउस पर हुई गोलीबारी में पॉन्टी चड्डा और उसके भाई की मौत हो गई थी। इस मर्डर केस में सुखदेव सिंह नामधारी का नाम भी उछला था। नामधारी का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद नामधारी को उत्तराखंड के बाजपुर से गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उसे दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया।
और अब इस मामले को सुलझाने के लिए नामधारी के पीएसओ को फॉरेंसिक टीम दिल्ली लेकर पहुंची। अब देखना ये होगा कि आगे इस मामले में क्या नई बातें निकलकर सामने आती हैं। सियासी रसूख के बूते जराइम की पेशे की दुनिया में रौला कायम करने वाले सुखदेव सिंह नामधारी के दिन अब लदने शुरू हो गए हैं। दरअसल रुद्रपुर में एक ट्रक यूनियन पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें नामधारी और उसके गुर्गों का कब्जा है, जिसमें प्रतिदिन लाखों रुपए की अवैध वसूली की जाती है। बताया जा रहा है कि जिस गैंग को हटाकर नामधारी ने इस यूनियन पर कब्जा किया था, उसी गैंग के बदमाशों ने इस हमले को अंजाम दिया है। रुद्रपुर में किच्छा रोड पर ट्रक यूनियन पर काबिज गुट को खदेड़ने के लिए दर्जनों हथियारबंद बदमाशों ने ऑफिस पर धावा बोला, कर्मचारियों से मारपीट की और हजारों की लूट कर चलते बने। घटना की सूचना मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और एक बदमाश गिरफ्त में आ गया। जानकारों के मुताबिक रुद्रपुर की ट्रक यूनियन में रोजाना सैकड़ों गाड़ियां आती हैं, लेकिन गुंडा टैक्स दिए बगैर कोई भी ट्रांसपोर्टर सिटगुल से माल भरान नहीं कर सकता। लिहाजा हर ट्रक वाला 200 से 300 रुपये रंगदारी रोजाना देता है। इस तरह से रंगदारी की ये रकम रोजाना करीब 1 लाख से ज्यादा बैठती है। सूबे में निसंग की सरकार थी और सरकार नामधारी पर जमकर मेहरबान थी, और जब निसंग ने नामधारी को लाल बत्ती दी तो उसके बाद शुरू हुआ लूट का एक सिलसिला। सुखदेव सिंह नामधारी का पोंटी चड्डा मर्डर मामले में तो पहले ही नाम उछल रहा है और अब उनके पासपोर्ट के आवेदन पत्र और टीसी में अलग अलग जनतिथि होने की बात सामने आई है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव सिंह नामधारी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब कारोबारी पोंटी चड्डा और उनके भाई की हत्या के मामले में वह पहले ही फंसे हैं और अब पंजाब से बनाए गए उनके पासपोर्ट में फर्जीवाड़े की पोल खुली है। उन्होंने पासपोर्ट के आवेदन में अपनी जन्मतिथि 16 फरवरी 1964 दर्शाई है, जबकि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के बाजपुर इंटर कॉलेज के ट्रांसफर सर्टिफिकेट में उनकी जन्मतिथि 6 जनवरी 1968 है। नामधारी की असली जन्मतिथि क्या है ये तो वही जाने, लेकिन ये साफ है कि कोई एक जन्मतिथि गलत है। उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस ने इस फर्जीवाड़े को लेकर भाजपा को फिर कटघरे में खड़ा किया है। वहीं भाजपा का कहना है कि नामधारी का पार्टी से अब कोई लेना देना नहीं है। अगर नामधारी के पासपोर्ट के लिए गलत सूचना देने की बात साबित हो जाती है तो उनकी मुश्किलें बढ़ना तय है। बुलंदशहर में खाप पंचायत के फरमान पर हुई अब्दुल की हत्या के बाद सपा महासचिव रामाश्रय कुशवाहा ने कहा, यह बेहद शर्मनाक है और संवेदनशील मामला है। इस मामले में 2 दिन में 2 गिरफ्तारियां हुई। कानपुर में पत्रकारों से बातचीत में कुशवाहा ने कहा, इस मामले पर सरकार बेहद गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। सपा नेता ने दावा किया कि अगर खाप पंचायत कोई भी असंवैधानिक काम करती है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और सपा सरकार ऐसे फरमान जारी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, बेहद शर्मनाक है और बहुत ही संवेदनशील मामला है। तो हत्या हुई है बुलंदशहर में ऑनर किलिंग में अब्दुल की, उसमें आपने देखा है एक तो कल गिरफ्तार हो गया था और आज एक गिरफ्तार हो गया, 2 उसमें गिरफ्तार हो गए हैं और बहुत सख्ती से सरकार कार्रवाई कर रही है। और निश्चित रूप से खाप पंचायत कोई भी यदि असंवैधानिक कार्य करती है, अमानवीय कार्य करती है, हत्या जैसे कार्य करती है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार से होने वाली मौतों के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में साफ तौर पे स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन को मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है और उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में पिछले 32 सालों से एक ऐसी बीमारी ने अपने पांव पसार रखे हैं जो हजारों बच्चों की जिंदगी निगल चुकी है, जो इससे बचे वो भी घिसट घिसट कर अपनी जिंदगी का बोझ उठाने का साब झेल रहे हैं। मस्तिष्क ज्वर यानी जापानी बुखार को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका अधिवक्ता अशोक पांडे की तरफ से दायर की गई है। याचिका में पूर्वांचल में दिमागी बुखार से हुई मौतों के लिए वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई की बात की गई है। याचिका में दी गई दलील के अनुसार दिमागी बुखार से हो रही मौतों को रोकने के लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था करने की बात सरकार ने की थी, लिहाजा कई जगह से टेंडर भी मंगाए गए, मगर अब तक दिमागी बुखार से प्रभावित 10 जिलों में वेंटिलेटर नहीं लग पाया। इतना ही नहीं, वेंटिलेटर के लिए हुआ करार भी मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री ने रद्द कर दिया, जिसके कारण इस बीमारी से कई मासूम बच्चों की मौत हो गई। लिहाजा स्वास्थ्य मंत्री पर हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है।
याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से पिछले 10 सालों में दिमागी बुखार से होने वाली मौतों का आंकड़ा मांगा है। योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण आज देहरादून की सीबीआई की कोर्ट में पेश हुए। आचार्य बालकृष्ण पर फर्जी कागजातों के तहत पासपोर्ट बनवाने के संगीन आरोप हैं। आचार्य बालकृष्ण पर आरोप है कि उन्होंने अपने पासपोर्ट को बनवाने में गलत और फर्जी कागजातों का सहारा लिया था, जिस मामले में उन्हें 28 दिन देहरादून की सुद्दोवाला जिला जेल में रहना पड़ा था। आचार्य बालकृष्ण को अभी उत्तराखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली हुई है। आज उनकी देहरादून कोर्ट में पेशी थी, जिस दौरान पेशी के बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जो भी पार्टी या व्यक्ति काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ है वो उसका साथ देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तराखंड सरकार पर बदले की भावना से काम करने के आरोप भी लगाए हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने आचार्य बालकृष्ण की फर्जी पासपोर्ट मामले में अगली सुनवाई 16 जनवरी तय की है। वहीं प्रधानाचार्य नरेश द्विवेदी को भी इसी तारीख में कोर्ट में पेश होना होगा। गाजियाबाद कोर्ट में मिले गुमनाम खत ने यहां सनसनी फैला दी। इस खत में तमाम तरह की धमकियों के साथ ही कोर्ट में ब्लास्ट करने की धमकी भी दी गई थी। गाजियाबाद कोर्ट में आज सुबह बार सभागार के टॉयलेट में लगे एक पर्चे ने सनसनी फैला दी। इस पर्चे में कई वकीलों के नाम लिखे हुए थे, जिसमें कोर्ट परिसर में आज 1 बजे ब्लास्ट करने की बात लिखी हुई थी। साथ ही इस पर्चे में कसाब के नाम पर गेट बनवाने की बात भी कही गई थी। बार पदाधिकारियों का कहना है कि ये किसी शरारती तत्व का काम है। हालांकि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सघन तलाशी अभियान चलाया और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई। आज भवन जो है वो बेसिकली वकील साहबानों का ही भवन है और उसके अंदर एक टॉयलेट है। उस टॉयलेट में एक पर्चा मिला था, उसमें कुछ बातें लिखी हुई थी और वो पर्चा प्रथम दृष्टया शरारतपूर्ण प्रतीत होता है। और लेकिन उस पर्चे के बाद और हमारी बात वकील साहबानों से भी हुई और अध्यक्ष बार एसोसिएशन से भी हुई, लेकिन इसके बाद भी हम लोगों ने बार वह जो कचहरी कंपाउंड है इसमें सतर्कता बढ़ा दी है और पहले से भी वहाँ सुरक्षा के इंतजामात हैं। खत में अजमल कसाब को शहीद बताते हुए उसके नाम पर कोर्ट के गेट का नामकरण करने की मांग की गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कहते हैं सत्ता में आने के बाद कार्यकर्ताओं की बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता कार्यकर्ताओं से दूर ही भागते हैं। जी हाँ, कांग्रेस के मंत्रियों के साथ तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसलिए आला कमान के निर्देश के बावजूद कांग्रेस कार्यालय में बैठना उन्हें गवारा नहीं। तारगंज चुनाव के बाद कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर उत्तराखंड में कांग्रेस द्वारा बनाई गई समन्वय समिति की बैठक हुई थी, जिसमें कई फैसले लिए गए थे। उन्हीं फैसलों में से एक फैसला था कि मंत्री और मुख्यमंत्री कांग्रेस भवन में हर बुधवार को 1 घंटे के लिए बैठेंगे और कार्यकर्ताओं की शिकायतों के साथ साथ आम जनता की समस्याओं को भी सुनेंगे। इसके लिए बकायदा दिसंबर माह तक का कार्यक्रम बनाया गया था, जिसमें तमाम कांग्रेसी मंत्रियों के कांग्रेस भवन में बैठने के कार्यक्रम तय किए गए। शुरुआत मुख्यमंत्री को करनी थी। ऐसे में पहले दिन मुख्यमंत्री कांग्रेस भवन पहुंचे भी, लेकिन उसके बाद मंत्रियों ने मानो कांग्रेस भवन जाने से तौबा ही कर ली। मुख्यमंत्री के बाद कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदयेश को कांग्रेस भवन में बैठना था, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। अगस्त से नवंबर खत्म होने को आया, लेकिन मंत्रियों के कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं से मिलने का मुहूर्त नहीं निकल सका है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 2 हफ्ते के भीतर खनन राजस्व के मामले का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान आज राज्य सरकार ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें राज्य सरकार ने कोर्ट को अवगत कराते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने खनन राजस्व की वसूली और इस मामले के निस्तारण के लिए कमेटी गठित की है, जो 2 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगी। इस पर नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि 2 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार खनन राजस्व के मामले का निस्तारण करे और इस धनराशि को राज्य के बजट में शामिल करे। आपको बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि कुमाऊं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम सहित उत्तराखंड वन विकास निगम ने राज्य गठन से लेकर अब तक खनन राजस्व राज्य सरकार को नहीं दिया है। याचिका के मुताबिक तीनों निगमों पर खनन राजस्व का 300 करोड़ बकाया चल रहा है। हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद राज्य सरकार को 2 हफ्ते के भीतर खनन राजस्व के मामले का निस्तारण करना होगा।
मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने पिथौरागढ़ का दौरा किया, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पिथौरागढ़ में बहुगुणा ने 51 करोड़ की लागत से कुल 10 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें से नैनी सैनी हवाई पट्टी में टर्मिनल हाउस बनाए जाने के लिए 43 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने डीडीहाट तहसील में नई पेयजल योजना की घोषणा की और सीमांत जिले में शिक्षा के मद्देनजर लॉ और होम साइंस की कक्षा